हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आज के इस न्यू वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे लो ब्लड प्रेशर के क्या क्या रीज़न होते हैं, क्या क्या कॉज हैं और क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं हमारे पास में। लो ब्लड प्रेशर कभी बहुत डेंजर भी हो सकता है क्योंकि सडनली इससे पेशेंट्स अनकॉन्शियस हो जाता है, कोलैप्स हो जाता है और डेजीनेस एंड वीकनेस तो पेशेंट्स को होती ही है। तो आइए आज हम सब कुछ जानते हैं लो ब्लड प्रेशर के ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग और इसके कॉज के रिगार्डिंग। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। हाउ टू नो किसी को हाइपोटेंशन है, हम कैसे जानेंगे कि किसी को लो ब्लड प्रेशर है। तो लो ब्लड प्रेशर इज जनरली कंसिडर्ड व्हेन अ ब्लड प्रेशर रीडिंग इज लोअर देन 90। जब आपका जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, जो ऊपर वाला ब्लड प्रेशर है, वो 90 mmHg से कम हो और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो आपके 60 mmHg से कम हो, तब हम कहेंगे किसी को हाइपोटेंशन है या लो ब्लड प्रेशर है। ये कौन कौन से सिम्टम्स होंगे? सिम्टम्स में सबसे पहले सडन एंड टेम्पररी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। यदि कोई अचानक से कहीं बेहोश हो जाता है तो लो ब्लड प्रेशर भी एक कॉज हो सकता है। हाथ पैर काफ़ी ठंडे हो जाते हैं लो ब्लड प्रेशर जब किसी का होता है तो। ब्लरी विजन एंड ब्लाइंड स्पॉट्स, आंखों के सामने धुंधलापन, कभी कभी ब्लाइंड स्पॉट्स भी आते हैं जो कि लैक ऑफ ब्लड सप्लाई के कारण होता है माइंड में, तो ये भी एक सिम्टम्स होता है। कंफ्यूजन होती है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ब्लड सप्लाई एंड ऑक्सीजन सप्लाई टू द ब्रेन। वर्टिगो मतलब चक्कर आते हैं। हल्का सा सिर दर्द बना रहता है, लाइट रहता है। नॉसिया एंड वॉमिटिंग की शिकायत भी कुछ पेशेंट्स में होती है और स्लीपलीनेस एंड वीकनेस लगेगा कि सोना है और थोड़ा सा कमजोरी महसूस होगी। तो ये सिम्टम्स होते हैं कॉमन लो ब्लड प्रेशर्स के। आइए जानते हैं कि क्या कॉज हैं, किस कारण से ये लो ब्लड प्रेशर्स नॉर्मली होता है। तो सबसे पहला इसका कॉज है लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द डाइट। आपका जो डेफिशिएंसी है न्यूट्रिएंट्स में, वह मेन रीजन हो सकता है ब्लड प्रेशर्स के कम होने का, हाइपोटेंशन का। सेकेंड रीजन है डिहाइड्रेशन, एक्सेस स्वेटिंग। नॉर्मली डिहाइड्रेशन और एक्सेस स्वेटिंग होने से हमारा जो ब्लड प्रेशर, हमारा जो ब्लड की मात्रा है वह कम हो जाती है। जिस ब्लड की मात्रा कम होने से हमारा ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है। डायरिया, लूज मोशन, अगेन हमारा जो फ्लूइड लॉस होता है डायरिया में और लूज मोशन में, उसके कारण भी हमारा ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है और लो ब्लड प्रेशर हो जाता है। वॉमिटिंग एक रीजन हो सकता है। एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशंस, जो हाइपरटेंसिव पेशेंट्स होते हैं उनका जो मेडिकेशंस रनिंग होता है, यदि उसका डोज हाई है या प्रॉपरली एडजस्ट नहीं हुआ है तो उसका भी रिफ्लेक्शन या हम कह सकते हैं कि साइड इफेक्ट्स जो है हाइपोटेंशन के रूप में हो सकता है। फिजिकल एंड मेंटल वर्कलोड, ये भी एक रीजन है लो ब्लड प्रेशर का। रीजन है लो ब्लड प्रेशर के जैसे है एक्सेस ब्लड लॉस। यदि किसी इंजरी में किसी का ब्लड लॉस हो गया है, काफ़ी चोट लग गई है, तो वो भी लो ब्लड प्रेशर का एक रीज़न हो सकता है। हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, महिलाओं में नॉर्मली ये कॉमन कॉज होता है लो ब्लड प्रेशर के लिए। लैक ऑफ हीमोग्लोबिन, जब ब्लड वॉल्यूम कम होगा तो ऑटोमेटिकली हीमोग्लोबिन की मात्रा भी कम होगी। हार्मोन रिलेटेड डिसीज भी होती हैं, जैसे आपका हाइपर या हाइपोथायराइडिज्म होता है। इनका सीधा रिफ्लेक्शंस आपके ब्लड प्रेशर में देखने को मिल सकता है, जो एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स होते हैं। हार्ट एंड हार्ट वाल्व कंडीशंस, हार्ट या हार्ट वाल्व कंडीशंस भी डायरेक्टली आपके लो या हाई ब्लड प्रेशर्स को इफेक्ट करती है। सीवर इन्फेक्शन यदि किसी चीज का है तो वो भी आपके लो ब्लड प्रेशर का एक रीजन हो सकता है। एंड प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में नॉर्मली ब्लड प्रेशर यूजुअली लो रहता है। आइए जानते हैं कि कितने टाइप के हाइपोटेंशन होते हैं। हम कैसे जानेंगे कि किसी को हाइपोटेंशन है तो वह किस प्रकार का है। तो पहला हाइपोटेंशन होता है पोस्चुरल हाइपोटेंशन। एक बहुत ही कॉमन है, जब हम किसी एक स्थिति में बैठे रहते हैं या लेटे रहते हैं और अचानक से हम उठते हैं तो जो आंखों के सामने अंधेरा या डिजीनेस या थोड़ा सा वर्टिगो जैसा होता है महसूस, तो वह एक पोस्चुरल हाइपोटेंशन के कारण होता है। यह बहुत ही कॉमन है, नॉर्मली जो ओल्डर एज के पेशेंट्स होते हैं उनमें देखने को मिलता है। और प्रेगनेंसी के समय भी महिलाओं में ये चीज़ देखने में मिल सकती है। कुछ दवाओं का साइड इफेक्ट्स भी होता है,
जो इसका कारण हो सकता है। तो ये पोस्चरल हाइपरटेंशन कहलाता है। सेकेंड टाइप होता है पोस्टप्रांडियल हाइपोटेंशन का। जब खाना खाने के 1 या 2 घंटे के बाद में हाइपोटेंशन होता है या ब्लड प्रेशर में गिरावट होती है तो उसको हम हाइपोटेंशन कहते हैं, जैसे कि नाम से ही समझ में आता है। नॉर्मली यह जो प्रॉब्लम होती है वह न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के कारण होती है पेशेंट्स में, और जो ओल्डर एज के पेशेंट्स होते हैं उनमें ही यह प्रॉब्लम ज़्यादातर देखने में मिलती है। तो इसके लिए हमको कम कार्बोहाइड्रेट वाले भोजन को करना होता है और अधिक से अधिक पानी पीना होता है। डिहाइड्रेशन भी इसका एक रीज़न हो सकता है। थर्ड टाइप है न्यूरली मेडिकेटेड हाइपोटेंशन। यह हाइपोटेंशन जो होता है वो ज़्यादातर यंग एज के पीपल्स में, बच्चों में देखने में मिलता है। आपने महसूस किया होगा कई बार एक जगह खड़े रहने पर लगातार काफ़ी समय तक यह प्रॉब्लम होती है। यह जो प्रॉब्लम होती है वह हार्ट और ब्रेन में जो कोऑर्डिनेशन होता है वह थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। इसके कारण ये प्रॉब्लम नॉर्मली होती है। तो किसी भी एक पोजीशन में अगर लंबे समय तक खड़े रहेंगे तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। फोर्थ टाइप है मल्टीपल सिस्टम एट्रोफी विथ ऑस्टियोस्टैटिक हाइपोटेंशन। जितना मुश्किल इसका नाम है यह इतना मुश्किल है नहीं। एट्रोफी का मतलब होता है डिके, डिके मतलब क्षय, किसी भी चीज का क्षय होना। एंड ऑर्थोस्टैटिक, ऑर्थोस्टैटिक मतलब किसी भी एक पोजीशंस में लंबे समय तक बने रहना। यह भी लास्ट डिस्क्राइब्ड हाइपोटेंशन की तरह ही है, जहाँ पर हम रेगुलरली खड़े थे तो हाइपोटेंशन हो रहा था। यहाँ पे किसी भी एक पोजीशंस पर यदि व्यक्ति लेटा हुआ है, खड़ा हुआ है, कहीं पर बैठा हुआ है, तो जब अचानक से वो हटता है तब यह प्रॉब्लम हो सकती है। इसमें जो मेन इसका जो रीज़न होता है, हमारे जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इनका जो कोऑर्डिनेशन होता है वो मेल फंक्शन हो जाता है। इसके कारण ये प्रॉब्लम होता है। ट्रीटमेंट में ड्रिंक मोर वाटर। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीने से हमारा जो ब्लड वॉल्यूम है वो बढ़ता है, डाइजेशन भी सही होता है और सारे फंक्शंस प्रॉपरली काम करते हैं। इसलिए पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए जिनका ब्लड प्रेशर रेगुलरली कम होता है। ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशंस, इसको हमको 1 लीटर पानी में एक पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉल का पाउडर घोलना होता है और उसको जब भी प्यास लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा ORS का पानी ही देना चाहिए। एंड ले डाउन एंड कीप फीट अवे फ्रॉम द बॉडी लेवल। लेट जाना है, किसी का ब्लड प्रेशर डाउन है, और हमारे फीट को हमारे बॉडी लेवल से ऊपर रखना है। मतलब 2 या 3 तकिया लगा करके आप लेट सकते हैं, जिससे कि आपका जो ब्लड फ्लो है वो हार्ट की तरफ होगा और आपका ब्लड प्रेशर इंप्रूव होगा। बियर लेग्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स। मार्केट में बहुत सारे ऐसे स्टॉकिंग्स आते हैं जो एंकल से लेकर के आपके थाई तक होते हैं और वो आपके पूरे लैग को कंप्रेस करके रखते हैं, जिससे कि ब्लड फ्लो जो है वो आपके हार्ट की तरफ होता है और इससे ब्लड प्रेशर इंप्रूव होता है। स्ट्रॉन्ग टी एंड कॉफ़ी, इसमें कैफीन होता है जो कि ब्लड प्रेशर को फ्लक्चुएट करने के लिए, बढ़ाने के लिए बेटर होता है। हेल्दी एंड कंप्लीट डाइट, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी हमारी जो डेफिशिएंसी है कंप्लीट डाइट से ही पूरी हो सकती है। तो इसलिए हेल्दी और कंप्लीट डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है यदि आपको रेगुलरली हाइपोटेंशन होता है तो। एंड रेगुलर एक्सरसाइज, एक्सरसाइज इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर द हाइपोटेंशन ट्रीटमेंट। इससे आप 5 या 10 मिनट 20 मिनट का एक रेगुलर एक्सरसाइज पैटर्न रखते हैं तो डेफिनेटली जो आपका ये प्रॉब्लम है वह हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। अब आइए जानते हैं हम ऐसे कौन कौन से हमारे पास में ड्रग्स अवेलेबल हैं जो हम हाइपोटेंशन के लिए यूज कर सकते हैं। इसका जो फर्स्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन है वह है इंट्रावेनस फ्लूइड्स का। देखिए, ब्लड प्रेशर होता है उसका बहुत ही क्लियर फॉर्मूला है, ब्लड प्रेशर इक्वल टू कार्डियक आउटपुट इनटू पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस। इसमें से यदि कार्डियक आउटपुट या पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस कोई भी इंक्रीज होता है तो आपका ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा एज पर फॉर्मूला। तो यहाँ पर जब हमको IV फ्लूइड दिया जाता है तो हमारे यहाँ पे कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होता है, जिससे आपका ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिक इंक्रीज होता है। सेकेंड ऑप्शन है बिटकोफॉल कैप्सूल्स का। हमारे ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए इसमें फोलिक एसिड और आयरन होता है। इससे हमारा जो हीमोग्लोबिन है वो इंप्रूव होता है और हीमोग्लोबिन इंप्रूव होने से आपका ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है, जिससे आपका ब्लड प्रेशर इंप्रूव। थर्ड है सुप्राडीन टैबलेट। जी हाँ, आपके न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के लिए ये सुप्राडीन टैबलेट बेस्ट ऑप्शन है, जो कि इजीली अवेलेबल भी है और इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल है और उसमें जो विटामिन ए है वह तो सबसे ज़्यादा
अवेलेबल होता है। 10,000 इंटरनेशनल यूनिट्स इसमें विटामिन ए होता है, तो ये बेस्ट ऑप्शन होता है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज को। जिंकोविट टैबलेट एंड जिंकोविट सिरप, ये भी एक बेटर ऑप्शन है आपके न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को फिलअप करने के लिए। यूनी एंजाइम टैबलेट एंड सिरप, यह भी ऐड किया जाता है। यह एक्चुअली आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए दिया जाता है। यदि आपका डाइजेशन इम्प्रूव होगा तो जो अदर फंक्शंस हैं वो ऑटोमेटिकली बेटर हो जाएंगे। फर्स्ट ट्रीटमेंट ऑप्शंस है मिफेंटामाइन इंजेक्शंस का। मिफेंटामाइन एक कार्डिक स्टिमुलेटर है जो आपके ब्लड प्रेशर्स को कंप्रेस करता है, जिससे आर्टरीज नैरो होती है, उससे ब्लड प्रेशर इंप्रूव हो जाता है, इंप्रूव मतलब बढ़ जाता है। सेकेंड ट्रीटमेंट ऑप्शन है मीडोट्राइन टैबलेट का। हमने एक हाइपोटेंशन देखा था, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, जो कि एक लंबे समय तक किसी पोजीशन पर बने रहने के कारण होता था। ये उस हाइपोटेंशन में दिया जाता है। यह भी वोसो प्रेशर होता है, मतलब हमारी ब्लड प्रेशर्स को कंप्रेस करता है, जिससे हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है, इंप्रूव होता है। थर्ड ऑप्शन है नॉरपिनेफ्रिन का। नॉरपिनेफ्रिन हमारे एड्रेनल हार्मोन के रिलीज को इम्प्रूव करती है, मतलब बढ़ाती है, जिससे कि हमारा हार्ट रेट बढ़ता है, और हार्ट रेट बढ़ने से हमारा ब्लड प्रेशर इंप्रूव होता है। अनदर ट्रीटमेंट ऑप्शन है फिनाइलनेफ्रिन का। फिनाइलनेफ्रिन नॉर्मली नेजल डिकंजेस्टेंस के रूप में यूज होता है, मतलब जब कोल्ड होता है तब फिनाइलनेफ्रिन दिया जाता है, बट इसका इंट्रावेनस यूज होता है ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए। नॉर्मली सर्जरी के बाद में, एनेस्थीसिया देने के बाद में ये आईवी के रूप में दिया जाता है। यह भी वॉसो कंट्रैक्शंस के रूप में काम करता है, जिससे हमारा ब्लड प्रेशर इंप्रूव होता है। नेक्स्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन है टेरलिप्रेसिन का। यह आईवी फ्लूइड होता है, और यह भी वॉसोप्रेशन होता है, और यह मेनली ईसोफेजियल वेरीज ब्लीडिंग में और सेप्टिक शॉक और हेपेटोरिनल सिंड्रोम में दिया जाता है। तो ये ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं लो ब्लड प्रेशर्स को मैनेज करने के लिए। आई होप आपको ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुंच सके। थैंक यू।